हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मेगालिथिक कल्चर के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें अर्ली हिस्ट्री ऑफ दक्कन और साउथ इंडिया के बारे में अध्ययन हम करेंगे। तो दक्कन जो क्षेत्र है, आपको नर्मदा और विंध्याचल के जो दक्षिण तरफ का जो क्षेत्र है वो दक्कन में आता है। और साउथ इंडिया में हम देखते हैं कि यो नर्मदा और विंध्याचल के नीचे का जो क्षेत्र है, जिसको अभी हम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल वाला जो इलाका है, तो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, इस समय जहाँ पर सातवाहन राजा हुए थे, तो और मतलब चोल पांड्या जैसे राजा हुए थे, तो कुछ जानकारी उनके भी बारे में हमको मिलेगी। यहाँ का हम कुछ जो आर्किटेक्ट सब है उसके बारे में जानेंगे, उनका धार्मिक विश्वास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है मेगालिथिक कल्चर के बारे में। तो मेगालिथिक कल्चर में हम देखते हैं, मेगालिथिक दो शब्द से बना है। तो इस मेगा मतलब होता है बड़ा और लिथिक मतलब होता है पत्थर। तो बड़े बड़े पत्थर का वहाँ यूज होता था। अब कहाँ होता था, तो मेगालिथिक जो ये स्टोन है, पत्थर है, तो कब्र सबको जो घेरने के लिए इसका यूज होता था। तो बड़ा बड़ा पत्थर सबका यूज होता था, और जो जितने बड़े आदमी थे, धनवान थे, उनके लिए थोड़ा सा अंतर था उसमें। वो जीवन के बाद जो मृत्यु के बाद जो जीवन होता है उसमें विश्वास करते थे, लोहा का उपयोग करना जानते थे। तो कुछ हथियार सब के भी बारे में जानेंगे। कुल्हाड़ी और भाला इस टाइप का हथियार सब रहता था। कहीं कहीं पर त्रिशूल भी मिला है। तो शाइनी और पॉलिश्ड जो हथियार सब थे उसके बारे में हम देखेंगे। और जो कंकाल मिला है, वो कंकाल को देखने से पता चलता है कि इनका जो शरीर था, वो माथा थोड़ा सा चौड़ा था, और वो उनका शरीर वज्र के जैसा था, मतलब मजबूत था, और दांत थोड़ा सा निकला हुआ था आगे की ओर से। तो इस तरह की इनके खुदाई में जो हड्डी सब हुआ है उसको देख कर के अनुमान लगाया जा सकता है उनकी कि उनका संरचना कैसा था। इन्हीं बातों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो मेगालिथिक कल्चर स्प्रेड ओवर द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में ये फैला था ये कल्चर। लेकिन मतलब इट मेन कंसंट्रेशन वाज इन दक्कन, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। तो दक्कन हो गया, साउथ इंडिया हो गया, और नॉर्थ ईस्ट जो मतलब सेवन सिस्टर्स है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, ये तो ये सब जो क्षेत्र हो गया नॉर्थ ईस्टर्न का, और कश्मीर हो गया आपको। तो इस सब क्षेत्र में भी ये मुख्य रूप से मतलब कंसंट्रेटेड था। द सेकेंड सेंचुरी BCE द रीजन वाज द होम ऑफ पीपुल who buried the dead, erected big pieces of stones called megalithic around the grave, hence they were known as megalith builders। तो कब्र के चारों ओर ये बड़े बड़े पत्थर लगाते थे। लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज स्टोन मोनूमेंट्स हैव बीन फाउंड मोस्टली इन ग्रेनाइट एरियाज। जो ग्रेनाइट एरियाज सब है, वहाँ ये पत्थर सब पाए जाते थे, और वहीं से जो खुदाई में कुछ स्केलेटन प्राप्त हुआ है, और ये स्केलेटन भी मेल और फीमेल दोनों का प्राप्त हुआ है। द रिमेन ऑफ स्केलेटन ऑफ दैट पीरियड शो दैट द मेगालिथिक पीपुल हैड ए स्ट्रॉन्ग बिल्ड विथ बोर्ड बोन्स, थिक स्कल्स एंड प्रोट्रूडिंग टीथ। प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है आगे निकला हुआ। तो ये जो स्केलेटन है उसको हम देख कर कह सकते हैं कि जो मेगालिथिक पीपुल था वो उनका शरीर स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, और हड्डी चौड़ी थी, और जो खोपड़ी की हड्डी थी वो भी चौड़ी थी, और दांत आगे की ओर निकला हुआ था। द डिस्कवरी ऑफ द रिमेन ऑफ पोट्री एंड आयरन ऑब्जेक्ट्स एट ब्यूरल साइट्स इंडिकेट दैट दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। और जो बर्तन या अन्य लोहा के सामान सब मिले हैं, उससे पता चलता है कि वो मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। मतलब जीवन के बाद भी, जो मृत्यु के बाद भी जो जीवन होता है उसके बारे में वो विश्वास करते थे। तभी तो कुछ दैनिक उपयोग की जो सामग्री है वो सबको जो मृतक के साथ वो दफन कर देते थे।
अब ये जो साइट सब है जहाँ ये मिला है साउथ इंडिया के और दक्कन और साउथ इंडिया में जो खुदाई सबसे ये मिला है वो है कल्पा, नयकुंड, मेहुराजरी इन महाराष्ट्र और ब्रह्मगिरी, हरदनहल्ली, ताकल घाट, मस्की, तो कुछ साउथ इंडिया में और कुछ महाराष्ट्र में जगह में ये सब प्राप्त हुआ है। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो विश्वास करते हैं, उनका मानना है कि पीपुल वेयर नोमैडिक हंटर्स एंड फूड गेदर्स। तो पहले मतलब अर्लियर द आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द मेगालिथिक पीपुल वेयर nomadic hunters and food gatherers, but the discovery of axe hammers, plowshare and sickle revealed that they were agriculturists. तो पहले ऐसा विश्वास करते थे ये आर्कोलॉजिस्ट सब कि ये लोग घुमंतू टाइप के थे, नोमेडिक हंटर्स थे, घूम घूम करके शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे और भोजन का संग्रह करते थे। लेकिन जब खुदाई हुआ और उसमें लोगों ने देखा कि एक्स, हैमर, प्लॉशेयर और सिकेल, तो ये सब तरह का जो टूल्स सब देखे तो पता चला कि नहीं, वो एग्रीकल्चरिस्ट थे। अब कृषक के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे थे, खेती करते थे, तभी तो ये खेती में यूज होने वाला जो हथियार है और टूल्स है और जो उस सब का की प्राप्ति हुई है। The agriculture was not much advanced. They probably grew ragi and paddy in a small field on the hill slopes as the plains were covered with the dense forest. The megalithic people also used weapons like daggers, spear, knife and sword. तो तलवार, भाला और जो चाकू, बर्छा, ये सब टाइप का यूज करते थे। और कहीं कहीं पर ट्राइडेंट भी मिला है। ट्राइडेंट का मतलब होता है त्रिशूल। तो ट्राइडेंट हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड, तो ट्राइडेंट भी मिला है। तो सबसे खास बात है कि लोहा का उपयोग जानते हुए भी ये लोग लोहा के प्रयोग से, कुल्हाड़ी के प्रयोग से जंगल को नहीं काटते थे। और जंगल को नहीं काटते थे तो खेती कहाँ करेंगे, तो स्लॉप पर खेती करते थे यहाँ के लोग। इसके बाद हम देख सकते हैं कि लोहा का खोज हो गया था, बहुत तरह के हथियार सब बन गए थे। और वहाँ पर कुछ ऐसे पोर्ट सब भी मिले हैं जिस पर कुछ नक्काशी सब किया हुआ है, कुछ नाम सब भी खुदा हुआ है। तो मेगालिथ के जो आदमी थे वो वहाँ पोर्ट्री भी डेवलप था। द रिमेन्स ऑफ पोर्ट्री ऑफ द मेगालिथिक पीपुल इंडिकेट दैट द पोर्ट्स वेयर वेल बेक्ड एंड वेल फायर्ड। अच्छी तरह, वेल फायर्ड का मतलब होता है अच्छी तरह पका हुआ। तो वेल बेक्ड भी इनका पॉट था और वेल फायर्ड भी था। दे वेर क्लियरली मेड ऑन द पोटर्स व्हील। और ये पोटर्स ये जो बर्तन बनाने वाले होते हैं तो उनका जो व्हील होता है जिसको हम हिंदी में चाक कहते हैं, तो इतना सुगढ़, इतना अच्छा से गढ़ा हुआ ये बर्तन है, ये पॉट है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है ये पॉटर्स के व्हील पर बना हुआ है। द रिमेन्स ऑफ द पोट्री दैट हैव बीन फाउंड आर मेनी इन ब्लैक एंड रेड कलर्स। तो काला और लाल रंग का भी प्रयोग वो लोग करते थे और इन पर जो पॉलिश भी किया हुआ था और चमकीला पॉलिश था। और इस पर जो कुछ कुछ इनका ट्रेडमार्क्स और जो पोटर्स थपका वो इस पर खुदा हुआ है। और सम आर्कोलॉजिस्ट बिलीव दैट द मेगालिथिक पीपुल ऑफ साउथ इंडिया एंड दक्कन वेयर इन्वेडर्स फ्रॉम वेस्ट इंडिया। देयर कल्चर रिसेम्बल्स दैट मेगालिथिक पीपुल ऑफ आयरलैंड। तो कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो विश्वास करते हैं कि ये साउथ इंडिया में जो ये मेगालिथिक जो पीपुल हैं ये आक्रमणकारी हैं और वेस्ट एशिया से आए थे, पश्चिम एशिया से। और इनका जो कुछ कल्चर है वो मिलता है आयरलैंड के लोगों से। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आयरलैंड से मिलता जुलता इनका कल्चर है। अब हम देखते हैं कि मेगालिथिक कल्चर गिव राइज टू द सातवाहन कल्चर। अब इसके बाद मेगालिथिक कल्चर के बाद जो उदय हुआ सातवाहन कल्चर का, बहुत महान राजा थे। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी दिखाता है कि मेगालिथिक पीपुल केम फ्रॉम आयरलैंड टू इंडिया बाय सी रूट। तो
आयरलैंड वो आए थे, मेगालिथिक पीपुल आयरलैंड से आए थे। दिस फुल रूट इज मार्क्ड बाय सिमिलर मेगालिथ्स। इट इज क्वाइट प्रोबेबल दैट द एंसेस्टर्स ऑफ मराठास, कन्नड़, तेलुगु एंड तमिल आर द मेगालिथिक पीपुल। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि इनके जो पूर्वज थे मराठाज के और कन्नड़ जो कर्नाटक के रहने वाले लोग हैं या तेलुगु लोग हैं, तमिल हैं, तो इनके जो पूर्वज थे वो आयरलैंड से आए थे। अब इसके बाद हम इसमें अध्ययन करेंगे सातवाहन राजा का, कि सातवाहन जो राजा थे वो बहुत पावरफुल राजा थे दक्कन में, और इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो मौर्जन से मिलता था, और इनका जो रूल था ये 400 वर्ष तक लगभग शासन किए हैं। 3rd सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CE तक इनका शासन रहा। और इनके जो संस्थापक थे सातवाहन किंगडम थे वो थे सिमुक और गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है सो ग्रेटेस्ट सातवाहन किंग था, सबसे जो महानतम राजा में गिनती होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी का। ही कंक्वर्ड लार्ज टेरिटरीज एंड एक्सटेंडेड द सातवाहन किंगडम्स। उसने बड़े लार्ज भूभाग को जीता और ये सातवाहन का जो किंगडम था उसको उसने बहुत फैलाया, विस्तार किया उस पूरे क्षेत्र का। और उसका जो बेटा था हिज सन, उसका नाम था विशिष्ट पुत्रा पुलमवी। सेट अप हिज कैपिटल एट परिस्थाना, नाउ द पैठान इन महाराष्ट्र। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यंसारी सातकर्णी वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। इसके बाद हम देखेंगे कि यजनसारी सातकर्णी जो सबसे जो महान जो राजा सब हुए सातकर्णी में, उसमें सबसे लास्ट ग्रेट रूलर थे। अब इसके बाद है कि सातवाहन रूलर्स बिलीव्ड इन द डिवाइन पावर ऑफ द किंग्स। तो डिवाइन पावर ऑफ जो किंग होता है इसमें विश्वास करते थे। इसका मतलब हुआ कि जो राजा जो फैसला देता है, राजा ईश्वर का रूप होता है, इस तरह के विश्वास करने वाले ये लोग होते हैं। और राजा के दिमाग में जो भगवान कुछ ऐसी बात देते हैं तभी वो कहता है, तो उसमें उसका जो ईश्वर प्रदत्त कुछ चीज़ है या मतलब वो कुछ जो सभ्यता है, कुछ संस्कृति है, वहाँ विश्वास लोग करते हैं, या कुछ जाति है या कुछ देश ऐसा है जहाँ विश्वास किया जाता था कि राजा जो है भगवान के अवतार हैं, तो ईश्वरीय शक्ति है। तो इसी तरह से मिलता जुलता है, डिवाइन पावर ऑफ द किंग में वे विश्वास करते थे। और प्रशासन के दृष्टि से जो पूरा क्षेत्र है उसको छोटे छोटे भाग में वो बांटते थे, प्रांत में बांटते थे। दे डिवाइडेड द टेरिटरी इनटू provinces for efficient administration. They were the followers of Hinduism. वो हिंदुइज्म के फॉलोअर थे। दे वर्शिप्ड विष्णु एंड शिवा, विष्णु और शिवा की वो पूजा करते थे। लेकिन आपको बौद्ध टेम्पल भी मिलेगा यहाँ पर। चैताज नाम का जो बौद्ध टेम्पल है और विहार है, मोनेस्ट्रीज है, वो भी यहाँ पर आपको जो खुदाई के दरमियान इसके भी अवशेष सब मिले हैं। Many Buddhist Chaitas, temples and vihars were also built during this period. The rock-cut Chaitya Hall cave at Kerala in Pune, Karle in Pune is a fine example of cave architecture. They also built beautiful stupas. The stupas at Amravati has carved panels depicting scenes from the life of Buddha. तो चट्टान को काट करके जो मंदिर सब बनाया जाता है उसका उदाहरण है कि गुफा में चट्टान को काट करके चैत्या हॉल जो बनाया है कार्ले पुणे के नज़दीक, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुफा आर्किटेक्चर का ये कितना अच्छा नमूना है। और वे स्तूपों का भी उन्होंने निर्माण किया। अमरावती का स्तूप जो इसका उदाहरण है। इसके बाद सातवाहन रूलर्स बिल्ट रोड्स एंड शिप्स टू इनकरेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। तो आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का ट्रेड होता था। तो
जो उन्होंने सड़क बनाया आंतरिक परिवहन के लिए, आंतरिक व्यापार के लिए, और जहाज़ों का निर्माण किया एक्सटर्नल ट्रेड के लिए। दे हैड ट्रेड रिलेशंस विथ रोम, अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, बर्मा एंड मलया। उनका जो व्यापारिक जो संबंध था वो रोम, अरेबिया, ईरान, मिस्र, बर्मा और मलया से था। द ग्रेट सातवाहन डायनेस्टी केम टू एन एंड in 220 CE. The empire came into the hand of Rashtrakuta in Maharashtra, the Pallavas in Kanchi, the Ikshwaku in Andhra region. तो इसके बाद से सातवाहन का पतन हो गया और जो एम्पायर है वो आया राष्ट्रकूट, महाराष्ट्र में राष्ट्रकूटों के हाथ में आया, और कांची में आया पल्लवों के हाथ में, और आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे उन्होंने इस पर शासन किया और कब्जा कर लिया। इसके बाद हम अब जानते हैं, अध्ययन करते हैं साउथ इंडिया के बारे में। साउथ इंडिया में हम चोल और पांड्याज के बारे में पढ़ेंगे। द टेरिटरीज ऑन द साउथ इंडिया रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा एक्सटेंडिंग अप टू कन्याकुमारी रीजन एज साउथ इंडिया और कैरेनेटिक रीजन। इन द लास्ट पीरियड मेगालिथ कल्चर, 3 kingdoms emerged powerful in the South India. They were Cholas, Pandyas and the Cheras. Sangam literature is the main source of information about the period, though we also find the references in Ashoka's inscription, Maharashtra, Jataka stories and travel account of foreign travelers. तो ये जो महान अलग अलग जो किंग हुए, चोल और पांड्याज और चेराज, तो संगम साहित्य में, संगम लिटरेचर में इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है, खुदाई से प्राप्त हुआ है, या महाभारत का जब हम अध्ययन करते हैं, या बुद्ध के जन्मों का वृत्तांत है जातक कथा में, तो बुद्ध के अलग अलग जन्म की कहानी है, तो जातक कथा में भी इसका रेफरेंस आपको मिलता है। और कुछ जो फॉरेनर सब आए, उन्होंने जब अपना ट्रेवलॉग लिखा है, यात्रा वृत्तांत लिखा है, इसके माध्यम से भी हमको इसकी जानकारी मिलती है। अब हम जानते हैं, शुरू करते हैं चोला जो किंगडम है उसके बारे में। चोल मंडला, द चोल किंगडम, जिसको हम चोल मंडला भी कहते हैं, द रूल ओवर साउथ इंडिया बिटवीन पेन्नार एंड वेल्लर रिवर्स। पेन्नार और वेल्लर रिवर के बीच में जो साउथ इंडिया का जो क्षेत्र था वहाँ इनका किंगडम था। द एक्सटेंट ऑफ दियर रूल वाज ऑलवेज changing due to defeats or victories in wars with the neighboring regions. तो कभी ये कुछ भूभाग को जीत जाते थे तो इनका थोड़ा विस्तार हो जाता था, और फिर कुछ भूभाग को इन पर जो आक्रमण करके राजा लोग इनका कब्जा कर लेते थे तो इनका क्षेत्र थोड़ा सा घट जाता था। और ये लोग तो इस तरह से हम देख सकते हैं संगम साहित्य के हिसाब से कुछ जानकारी मिली है कि किंग कार्तिका defeated the Cheras, Pandya and even Sri Lanka. Kartikala followed the Vedic religion. He developed trade and industry. He built a strong army and navy. तो उन्होंने ये श्रीलंका तक, ये इन्होंने पांड्या जो किंग थे, ये अकॉर्डिंग टू द संगम लिटरेचर, संगम साहित्य के हिसाब से किंग केरिकाला डिफीटेड द चेरास। तो किंग करिकाला जो है चेरा और पांड्या को हराया था और श्रीलंका तक इसने विजय हासिल की थी। और करिकाला जो है वैदिक धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। इसके अलावा ही उन्होंने व्यापार और उद्योग सबको भी विकसित किया था। ही बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, उन्होंने एक मजबूत सेना बनाई थी और जल सेना भी बनाया था। उसके बाद he gave royal patronage to Tamil literature. Subsequently, the Cheras, Pandyas and later Pallavas conquered the territories of the Chols from the weak successors of Karikala. इसके बाद जब करिकाला जो किंग था उसका जो सक्सेसर था, उत्तराधिकारी सब था, वो कमज़ोर था, तो धीरे उसके बाद क्या हुआ कि चेर, पांड्या और पल्लव इसके भूभाग को जीत लिया था। चोल का जो टेरिटरीज था उसको उन्होंने जीत लिया। अब इसके बाद हम जानते हैं पांड्या के बारे में। द किंगडम ऑफ द पांड्याज वाज लिमिटेड टू साउदर मोस्ट ऑफ एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन पेनिसुला। पेनिसुला का मतलब होता है हिंदी में प्रायद्वीप। तो जो 3 ओर
पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो साउथ इंडिया आप भारत के मैप को देखेंगे और दक्षिण की तरफ भाग को देखेंगे तो हम देखते हैं कि तीन ओर पानी से ये घिरा हुआ है। तो पांड्या, और आप देखें कि पांड्या का जो मतलब मैप है, किंगडम ऑफ पांड्या वाज लिमिटेड टू साउदर मोस्ट ऑफ द साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला का जो साउदर मोस्ट और साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ तक ये सीमित था। दे सेट अप दियर कैपिटल एट, तो उन्होंने अपना जो कैपिटल था उसको सेटअप किया कहाँ पर, तो मदुरई में। उसके बाद हम देख सकते हैं कि नदुजेलेम was the most important king of Pandya dynasty. The kingdom of Pandyas prospered from the trade with Romans. तो रोमन जिसको मतलब अभी जो हम देख रहे हैं इटली, तो हम देख रहे हैं उस समय में वही रोम था। तो रोम के साथ व्यापार करते थे ये जो पांड्या के जो राजा थे। द ट्रेड ऑफ पर्ल्स वाज डेवलप्ड बाय पांड्यास, और मोती का जो व्यापार है सबसे पहले पांड्या जो राजा थे उन्होंने शुरू किया था। द फेमस असेंबलीज और संगम्स हेल्ड एट मदुरई ड्यूरिंग द पांड्याज रूल प्रूव दैट दे वर द ग्रेट पेट्रॉन्स ऑफ लिटरेचर, और साहित्य के भी वो संरक्षक थे। द रूल ऑफ पांड्यास कंटिन्यूड अप टिल द 11th century CE when the powerful Chola king परंतकला फर्स्ट कैप्चर्ड मदुरई एंड डिफीटेड द पंड्यास। तो मदुरई पर जो किंग परंतका फर्स्ट जो थे उन्होंने मदुरई पर कब्जा कर लिया और पांड्यास को हराया। इसके बाद हम देख सकते हैं चेराज के बारे में। द चेरा किंगडम ऑफ केरल पुत्रा कंसिस्टेड ऑफ ए narrow strip of land between sea and the western ghat of her Malabar, Cochin and Travancore, parts of the modern Kerala and Tamil Nadu. Manchi was the capital of Chera kingdom. तो चेरा किंगडम की जो राजधानी थी उसका नाम था बांची। टू ग्रेट रूलर्स ऑफ चेरा डायनेस्टी वर नेदुनजेरल एंड सेंगू तब्बन। द चेरास had trade relations with रोम एंड इजिप्ट। तो रोम और मिस्र के साथ भी इनका व्यापार होता था। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। तो संगम लिटरेचर का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ का जो किंगडम था एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से और मतलब जोग्राफिकल 5 जोग्राफिकल जोन में बटा हुआ था। हिल एंड फॉरेस्ट, पेस्चर लैंड, उसके बाद फर्टाइल लैंड, कोस्टल लैंड और एरिड लैंड। तो 5 जोग्राफिकल जोन में इनका जो किंगडम था वो बटा हुआ था। द किंग वाज असिस्टेड एंड एडवाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उनको सलाह देने के लिए और सहायता करने के लिए मंत्रियों का एक समूह होता था, मंत्री परिषद होता था। He maintained a large army, soldiers, horse, elephants, etc. The soldiers patrolled the road to ensure the safety of the merchants. तो जो व्यापारी लोग थे उनको उनके सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग भी होता था। और जो इनके सेना में जो तो सैनिक तो थे ही, सैनिक के साथ साथ घोड़ा, हाथी और भी जानवर सभी था इनके सेना में। और अगर हम सोसाइटी और रिलीजन की बात करें तो जैसे नॉर्थ इंडिया में कास्ट सिस्टम सब था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो वैसे वहाँ भी था। द ब्राह्मण एंड क्षत्रिय डोमिनेटेड द अदर कास्ट। दूसरे कास्ट पर ब्राह्मण और क्षत्रिय डोमिनेट करते थे। द किंग डोनेटेड लार्ज पीसेज ऑफ लैंड टू द टेम्पल्स व्हिच वर द सेंटर्स ऑफ वर्शिप एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन। तो मंत्री जो है मंदिर सब जो था वहाँ पर उस समय में वो पूजा का भी स्थल था और प्रशासनिक स्थल के रूप में भी था। कल्चर एंड मीटिंग प्लेसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मंदिर का बहुमुखी उपयोग किया जाता था। वो एडमिनिस्ट्रेशन का भी जगह था और संस्कृति का भी, और ऐसा जगह था जहाँ पर समस्या सबका समाधान किया जाए, सबको बैठक भी हो। और अगर हम कौन कौन से देवता की पूजा हुए करते थे तो कार्तिकेय भगवान का भी पूजा करते थे। और कार्तिकेय का नाम वहाँ पर मुरुगन था।
और भगवान विष्णु की पूजा करते थे। विष्णु और शिव के भी पूजा का भी वहाँ पूजा किया जाता था। द वर्शिप ऑफ गॉड विष्णु बिकेम पॉपुलर, और जो भगवान विष्णु का पूजा वहाँ पर लोकप्रिय होने लगा। द पीपुल लिविंग अलोंग द सी कोस्ट ऑल्सो वर्शिप्ड सी गॉड एंड गॉड मुडगन। समुद्र के जो देवता हैं उनकी भी पूजा की जाती थी, और जो गॉड मरुगन है उनकी पूजा होती थी। सम पीपुल ऑल्सो फॉलोड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। कुछ व्यक्ति बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी मतलब प्रैक्टिस करते थे, उस धर्म को भी के हिसाब से अपना उपासना करते थे। द पीपुल ऑफ साउथ इंडिया लव्ड म्यूजिक, डांस एंड पोएट्री। तो वो म्यूजिक में, डांस में और कविता में विश्वास, मान कविता में भी से प्रेम करते थे। द सेलिब्रेटेड फेयर्स फेस्टिवल्स इन दियर लीजर टाइम। तो वो अपना जो लीजर टाइम था उसमें वो उत्सव सब मनाते थे, मेला सब का भी आयोजन होता था। इसके बाद अगर हम पेशा की बात करें तो ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल। दे यूज्ड प्लोसेयर, सिकल एंड सम अदर टूल्स फॉर कल्टीवेशन। तो वो कल्टीवेशन के लिए अलग अलग जो है सो टूल्स हम देख सकते हैं, जैसे हल हो गया या मतलब उसी टाइप का सिकल हो गया। इस तरह का अलग अलग तरह के इनका जो टूल्स है कल्टीवेशन के लिए उसका वो यूज करते थे। दे ग्रू राइस, शुगर केन, पल्सेज, स्पाइसेज एट्सेट्रा। वो उगाते क्या सब थे? तो चावल, गन्ना, दाल, मसाला इत्यादि फसलों की वहाँ खेती होती थी। द किंग बिल्ट कैनल्स फॉर द इरिगेशन। अब राजा लोग नहर सब का निर्माण किए थे, कौन चीज़ के लिए? तो सिंचाई के लिए। लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ द स्टेट की इनकम। अब जमीन पर जो टैक्स लगता था, मालगुजारी लगती थी, और व्यापार से जो टैक्स आता था वो इनके इनकम का मुख्य स्रोत था। All the three kingdoms had trade relations with many countries like Egypt, Rome, Arabs, Malayas and China। और पूरा ये तीनों ही जो राजा थे इनका रिलेशन था मिस्र, रोम, अरब और मलया तथा चाइना से। स्मॉल मर्चेंट्स लिव्ड अलोंग द कोस्ट, मुजरीच, केवड़ीपट्टनम, कोके वेयर द इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ चोलास। अब हम चोला जो राजा हैं उनके जो सेंटर की बात करें तो उसमें हो गया मुजरीज, कावेरीपट्टनम और कोके, और पांड्या एंड द चेराज रेस्पेक्टिवली। तो चोला, पांड्या और चेराज का जो ये हमारा इम्पोर्टेंट ट्रेड प्लेस है, व्यापार का केंद्र था, इनका ये नाम हो गए। द मेन आइटम्स ऑफ द ट्रेड वेयर पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, टेक्सटाइल एंड आइवोरी। और व्यापार के जो मुख्य आइटम थे उसमें हो गया मोती, और महंगे महंगे जो पत्थर हो गए वो हो गए। और फॉरेन ट्रेडर्स ब्राउट कॉपर, टीन, ग्लास, वाइन, गोल्ड एंड सिल्वर टू इंडिया। और जो फॉरेन विदेशी व्यापारी थे वो लाते थे क्या सब? तो कॉपर, टीन, ग्लास, वाइन, गोल्ड एंड सिल्वर टू इंडिया। तो भारत में वो सोना, चांदी, शराब, शीशा, कॉपर ये सब लेकर के आते थे। अब इसमें हमको समझना है द ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो व्यापार के साथ साथ जब व्यापार बढ़ने लगा तो भारतीय कल्चर के बारे में भी लोगों को जानकारी मिली। व्यापारी लोग जो भारत से जाते थे दूसरे दूसरे क्षेत्र सब में, तो साउथ ईस्ट एशिया में जब ये गए तो भारत के कल्चर के बारे में, भारत के धर्म के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में अपने ज्ञान को भी वहाँ लेते चले गए। तो इस तरह से जो ये हमारा चैप्टर है अर्ली हिस्ट्री ऑफ दक्कन एंड साउथ इंडिया, इसमें हम मुख्य रूप से जानेंगे कि जो कब्र, हम लोगों ने सीखा कि जो कब्र था वो उसमें बड़े बड़े पत्थर से वो घिरे हुए रहते थे। अब क्यों ये घिरा हुआ रहता था? ये इसलिए घिरा रहता था ताकि
इसमें इसको दफन किया गया है, इसके बारे में जानकारी मिलती थी। और जो हड्डी सब मिली है उससे पता चलता है कि हड्डी चौड़ा था, आदमी सब बलिष्ठ होते थे, और उसके अलावा जो उनका जो दांत का अग्रभाग है वो थोड़ा सा निकला हुआ था। इसके अलावा जो वैसे तो पूरे भारत में ये जो था मेगालिथिस जो कंसेप्शन था और जो कल्चर था सो था, लेकिन यहाँ पर हम जो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जोन है, दक्कन वाला क्षेत्र है, उस सब में ज़्यादा इसको देख सकते हैं। कुछ पत्थर सब का भी औजार सब था, और लोहा का भी यूज करना लोग जान चुके थे, तो लोहा का भी बहुत सारा जो हथियार सब मिला है, जिससे पता चलता है कि लोहा का भी उपयोग इन लोगों ने सीख लिया था। लेकिन ख़ास बात यह है कि लोहा का उपयोग जानते हुए भी ये पेड़ पौधा सब जंगल सब की सफाई नहीं करते थे, तो मतलब पर्यावरण के ये प्रेमी लोग थे। और तब खेती कहाँ करते होंगे, तो खेती ये पहाड़ का जो ढाल है वहाँ करते थे खेती, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हथियार सब का भी विकास हुआ था पहले से। जो हम देख रहे हैं स्टोन एज के बाद जो कॉपर युग हुआ, तो उसमें कॉपर सब का जो हथियार सब था उसका यूज होता था, लेकिन बाद में हम देख सकते हैं लोहा सब का भी हथियार सब का के प्रयोग करने के साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद जब मेगालिथिक कल्चर के सब में डेवलपमेंट हुआ, तो उसके बाद जो सातवाहन कल्चर सब शुरू हुआ, सातवाहन राजा आए, और ये इनका जो कंकाल सब है इस सब से अध्ययन करके ये किस तरह के लोग थे बलिष्ठ, और जिनका दांत का आगे का भाग उभरा हुआ था उसका हम देख सकते हैं। तो स्केलेटन सब जो मिला है उससे उसके स्टडी करके भी बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे साक्ष्य ये सब हम लोगों को मिला है, और उसके आधार पर जो आदमी कैसे थे उसके बारे में जानकारी मिली। तो जो क्षेत्र है उस सब के बारे में हम उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो सातवाहन राजा लोग थे वो कैसे कला संस्कृति और उनका धार्मिक विश्वास कैसा था, व्यापार कैसा था, इस सब के बारे में भी हमको जानकारी मिली। और हमने देखा कि कैसे हिंदुइज्म में विश्वास करते थे, लेकिन जो बौद्ध और जैन का जो मंदिर सब है, टेम्पुल है, उसका भी साक्ष्य सब मिला है। और मंदिर सब जो आर्किटेक्चर का बहुत अद्भुत नमूना है, और कुछ जो गुफा सब है, गुफा सब भी बहुत आर्किटेक्चर का उत्कृष्ट नमूना के रूप में हम देख सकते हैं, जहाँ गुफा को काट करके हॉल सब बनाया गया था। तो बुद्धाज चैताज टेम्पुल सब भी आपको मिलेगा। और फिर आपस में जो राष्ट्रकूट हुए, पल्लवाज हुए, इक्ष्वाकु हुए, चोल साम्राज्य हुआ, इनके बारे में भी जानकारी मिली। और ये इनका जो छिटफुट संघर्ष होता था तो उसके बारे में भी जानकारी मिली। और इनका एडमिनिस्ट्रेशन मौर्य संप्रदाय से, मौर्य, तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मौर्य जो डायनेस्टी सब का जो था उस सबसे मिलता जुलता है। और फिर ये जो बहुत महान राजा हुए, अलग अलग क्षेत्रों में इनके द्वारा काम हुआ, मोती सब का कारोबार इन्होंने शुरू किया, महंगे महंगे स्टोन का, और वहाँ से भी आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का व्यापार यहाँ होता था।